नमस्ते। आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ देखने से पहले इससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो सबको जानना चाहिए, हम ये देखेंगे। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य को 4 काल में बांटा गया है। 4 काल में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो काल है वो आदिकाल है। इसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो अभी जो समय चल रहा है ये आधुनिक काल चल रहा है। और आदिकाल का नामकरण जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए हैं। आदिकाल, ये जो इस काल को आदिकाल नाम से पहले भी और कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिए हैं। आदिकाल की समय सीमा के बारे में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 माना है और ये सर्वमान्य मत है कि आदिकाल का समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक है। तो अभी हम देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में। जब हम एक प्रश्न लिखते हैं तो उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न का रहता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद रहता है जो आपका जो मुख्य पाठ है वो रहता है, और अंतिम में निष्कर्ष रहता है। तो अगर हम आदिकाल की प्रवृत्तियों को अगर लिखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, हम पहले वो देखते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त संपन्न है। यदि इस युग में एक और सिद्ध, योगी और जैन कवियों द्वारा आध्यात्मिक तथा रहस्यान्वित साहित्य लिखा गया है, तो दूसरी ओर चारण कवियों के द्वारा वीर रसात्मक एवं श्रृंगार परक साहित्य रचा गया है। तो संक्षेप में हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले आदिकाल की प्रवृत्तियों में आता है वो है संदिग्ध प्रामाणिकता। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इस काल की रचनाओं की कई शताब्दियों तक परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन का यह कार्य इतना अधिक मात्रा में हुआ है कि इनका मूल रूप भी दब गया है। खुमान रासों में 16वीं सदी तक की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। खुमान रासो उसका रचना जो है वो 12वीं सदी में हुआ है, लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया तो उसमें संशोधन होकर उसमें अब 16वीं सदी तक का आ गया है। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो आदि की प्रामाणिकता भी संदेह के घेरे में है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश जोड़ दिया है, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के विषय में कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन कई रचनाकार हैं, कई साहित्यकार हैं इसे प्रामाणिक भी मानते हैं। तो हम इसे जान सकते हैं कि जो आदिकालीन जो रचना है वो संदिग्ध प्रामाणिकता है। उनकी प्रामाणिकता का कोई भी स्पष्ट प्रामाणिकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है ऐतिहासिकता का अभाव। ये है, इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। रासो साहित्य ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिमाणतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिता ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामबली, तिथियां का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वो इतिहास संपन्न नहीं है। इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता, कल्पना को अधिक प्रश्रय दिया गया है। जो आदिकालीन जो कवियाँ हैं वो ज़्यादातर राजाओं के बारे में उनका वीर कथा का वर्णन करते थे, तो वो लोग अब ज़्यादा सत्य को ना दिखाकर ज़्यादा राजा की प्रशंसा करने में ही लिप्त रहते थे, और इसीलिए आदिकालीन रचना में ऐतिहासिकता का भी अभाव हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो कि है आश्रयदाताओं के अतिशयोक्ति प्रशंसा। इस काल में अधिकांश साहित्य की रचना राजश्रित कवियों के द्वारा की गई है। आप एक बात ध्यान रखिए कि जो राजश्रित कवि हैं इन्हें चारण कवि भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हिंसा का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता है। कवियों ने अपने आश्रयदाता को ही सर्वश्रेष्ठ वीर, पराक्रमी, सम्राट, दानवीर आदि सिद्ध कर उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कवि का आदर्श अधिकतर अपने चरित्र नायक के गुण वर्णन तक ही सीमित रह गया है, और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने में काव्य रचना करना वो अपना परम कर्तव्य मानते थे। इसीलिए यहाँ पर आश्रयदाता को अतिशयोक्ति वर्णन भी हम देख सकते हैं।
अभी हम देखेंगे इसका चौथा पॉइंट, जो कि है युद्ध का सजीव वर्णन। आदिकालीन कवि जो चारण कवि हैं, वो अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध करते थे। इसीलिए इनके द्वारा वर्णित युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव, मार्मिक और यथार्थ बन पड़े हैं। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं, अपितु योद्धाओं की उमंग, मनोदशा और क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवियों के बारे में लिखते हैं कि उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्मुख को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार करना। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है, उसमें भी वो एक युद्ध वर्णन के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है। उसमें ज़्यादातर जो पृथ्वीराज चौहान है, उनका ही गुणगान है कि वो किस तरह युद्ध क्षेत्र में जाते थे, वो किस तरह युद्ध लड़ते थे। ऐसे ही ये रचनाकार अपने आश्रयदाताओं की वीरता का इतना प्रभावी वर्णन किए हैं कि ये जो रचना है वो ये जीवंत हो उठा है। अभी हम जानेंगे पांचवा पॉइंट, संकुचित राष्ट्रीयता के बारे में। अपने आश्रयदाता को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानने और घोषणा करने के कारण ही इन कवियों की राष्ट्रीय भावना केवल अपने आश्रयदाता के छोटे छोटे राज्यों की सीमा तक ही सिमट कर रह गई थी। इस युग के कवि में भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव है। छोटे छोटे राज्यों के शासन परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। शासकों ने अपने शुद्ध अहंभाव को परित्याग न करके वो लोग जो हैं वो विदेशियों के साथ एक साथ नहीं लड़ते थे, और इसका प्रभाव कवियों में भी आया, और वो लोग और उन लोगों के रचना में हमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को मिलता है। अभी हम जानेंगे छठा पॉइंट, जो कि है वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालीन साहित्य में ज़्यादातर वीर और श्रृंगार रस का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। युद्ध का वर्णन, क्योंकि आदिकालीन रचना में ज़्यादातर युद्ध का वर्णन होता है, तो युद्ध के वर्णन में हम वीर रस का प्रयोग करते हैं, और वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। और जिस प्रकार युद्ध का वर्णन होता है, उसी प्रकार राजाओं का अगर वर्णन होगा तो राजकुमारियाँ भी आएंगे ही। तो राजकुमारियों का जो वर्णन है वो अतिशयोक्त वर्णन है। जो राजकुमारियों का वर्णन जब कवि करते थे, वो नखशिख वर्णन करते थे। नखशिख वर्णन मतलब पूरा पेट से लेकर सर के बाल तक का वर्णन करते थे। नायिका के रूप में सौंदर्य के साथ साथ पयसंधि एवं षड्ऋतु का वर्णन भी आदिकालीन काव्य में हमें देखने को मिलता है। और जो सातवां पॉइंट है वो है जनजीवन की उपेक्षा। इस ग्रंथ में सामंत जीवन ज़्यादा उभर कर आया है, क्योंकि जो कवि थे वो राजश्रित थे, तो वो ज़्यादातर राजाओं के ऊपर ही कविता लिखते थे, कि जो है अपना काव्य लिखते थे। वो जनजीवन, जो साधारण जनमानस है, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। कवि अपने आश्रयदाता की वीरता और रसिक वृत्ति तक ही सीमित रहे हैं, इसीलिए इनमें तत्कालीन जनजीवन उपेक्षित रहा है। अभी हम देखेंगे भाषा के विविध रूप। आदिकालीन रचना जो है वो ज़्यादातर, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि डिंगल और पिंगल, ये दो भाषा ज़्यादातर प्रयोग में किया गया है। आदिकालीन रचनाओं में भाषा के दो रूप के प्रधान मिलते हैं, अपभ्रंश प्रभावित पिंगल। इसके अतिरिक्त युद्ध वर्णन में एक ऐसी भाषा के दर्शन होते हैं जिसे विद्वानों ने डिंगल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि यह वीर रस के लिए बहुत उपयुक्त थी, इसीलिए इसका प्रयोग इस काल में बड़ी सफलता के साथ हुआ। इस समय की भाषा दो भाषाओं अपभ्रंश और हिंदी के संक्रमण काल की भाषा है, इसलिए इनमें इन दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप रहना स्वाभाविक है। मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करती हूँ कि जो डिंगल है ये अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मेल से बना है। वहीं जो पिंगल जो है वो अपभ्रंश और ब्रजभाषा से मिलकर पिंगल बना है, और डिंगल जो है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल से बना है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि है प्रकृति चित्रण। प्रकृति के विभिन्न उपादानों यथा पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, सरोवर, पशु, पक्षी तथा मेघ आदि का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। उक्त साहित्य में प्रकृति वर्णन के साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन किया गया है। इस साहित्य के प्रकृति निरूपण के आलंबन व उद्दीपन परवर्ती हिंदी साहित्य में देखे जा सकते हैं। जैसे कि इस आदिकालीन रचना में प्रकृति चित्रण हुआ, इसका प्रभाव पड़ा भक्तिकाल के साहित्य में भी पड़ा है। भक्तिकाल में जो है जायसी, उनका हम जब देखेंगे पद्मावत की रचना, वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति चित्रण किया गया है। और जो प्रकृति चित्रण आदिकालीन साहित्य के एक है बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव रासो में भी हम प्रकृति चित्रण देख सकते हैं। और ये बिसलदेव रासो में सबसे पहला 12 मासा का वर्णन, 12 मासा मतलब जो बैसाख ज्येष्ठ इसे जब जैसे चलता है, इन सब का वर्णन बिसलदेव रासो में सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद ही किसी दूसरे काव्य में किसी दूसरे में हुआ है। और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है अलंकारों का
स्वाभाविक समावेश। तो राष्ट्र साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश देखा गया है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का चित्रण करते हैं। अभी हम हमारा ये जो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ का 10 पॉइंट हो गया है, तो अभी हम देखेंगे निष्कर्ष। अगर हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि निष्कर्ष हम कैसे लिखें, हमें निष्कर्ष नहीं पता, तो मैं इसका निष्कर्ष भी बता देती हूँ कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रवृत्तियाँ तदीर्घ परिस्थितियों का ही देन है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मक, भाव व्यंजना, रसयोजना आदि दृष्टियों से राष्ट्र साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। हिंदी का आदिकालीन साहित्य कथ्य और अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न बन पड़ा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है आदिकालीन की प्रवृत्तियों के बारे में अब यहीं से ख़त्म होता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप सबको पहुँचे। और मैं और एक बात बता देती हूँ कि मैं नेट के लिए भी शॉर्ट्स के जरिए छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो आप उससे भी एक बार देख सकते हैं। धन्यवाद।